गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स का 5th चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। मकान संपत्ति से आय। देखो, आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के ऐसे मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिनका वह स्वामी हो, परंतु जिसका प्रयोग वह अपने ऐसे व्यापार व पेशे के लिए न करता हो जिनसे जिसके लाभों पर कर लगाता हो। तो जो भी प्रॉपर्टी है, मकान या मकान से जुड़ी हुई भूमि है, वो पहली बात तो उस पर वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का के लिए उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी बिजनेस पर्पस कर रहा है, तो बिजनेस पे तो वो प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करके टैक्स देगा। तो वो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं लेंगे उसको, ठीक है। और एक जहाँ खुद रह रहा है उस प्रॉपर्टी को पे भी टैक्स नहीं देगा। तो इनका प्रॉपर्टी पे टैक्स कहाँ देगा वो हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस धारा के में प्रयोग किए गए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों का अर्थ निम्न प्रकार है। तो मकान एवं उससे लगी हुई भूमि, तो ऊपर जो सेंटेंस हमने पढ़ा कि जो ब्रैकेट में दे रखा है कि धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के लिए के ऐसे मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिनका वह स्वामी हो, परंतु जिसका प्रयोग वह अपने ऐसे व्यापार एवं पेशे के लिए न करता हो जिसके लाभों पर कर लगाता हो। तो पहला जो इसमें मेन हेडिंग है वो है मकान एवं उस उनसे लगी हुई भूमि। तो इसका क्या मतलब है? तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत केवल मकान संपत्ति की आय पर ही कर नहीं लगाया जाता है, परंतु उस जमीन की आय पर भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है जो किसी मकान से लगी हुई हो। यदि जमीन किसी मकान से लगी हुई नहीं हो तो उस जमीन की आय पर अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर लगता है। तो सिर्फ प्लेन भूमि और वहाँ कोई इनकम सोर्स हो रहा है तो अदर उसमें आएगी। एग्रीकल्चर की भूमि है और वहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है तब तो एग्रीकल्चर वाले में एग्जेम्प्ट होती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो प्लॉट है वहाँ अगर कोई आय हो रही है तो वो अदर सोर्सेस में हो जाएगी, और जहाँ मकान से जुड़ी हुई ज़मीन है वहाँ अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं जिस पे कर दे रहे टैक्स दे रहे हो तो फिर वो इसमें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम उसको देखेंगे। यदि केवल मकान से लगी हुई जमीन को ही किराए पर उठाया जाए परंतु मकान को किराए पर नहीं उठाया जाए तो इस स्थिति में भी जमीन का किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। तो जहाँ जमीन से मकान से जुड़ी जमीन है लेकिन मकान किराए पे नहीं और सिर्फ जमीन किराए पे, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, वहाँ टैक्स लगेगा उसके अंदर। मकान के अंतर्गत रिहायशी मकान, दुकान, गोदाम, कार्यालय, सिनेमा हॉल, स्टेडियम तथा सांस्कृतिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले भवन सभी सम्मिलित है। तो मकान के अंदर क्या क्या कैटेगरी बता दी इन्होंने। देखो, मकान, फिर कोई दुकान या गोदाम, कार्यालय, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, सांस्कृतिक में मनोरंजन कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले भवन सभी सम्मिलित है। तो गैर रिहायशी मकानों के लिए छत होना भी आवश्यक नहीं है, जैसे कारखानों का टीन शेड लगा हुआ भवन। इसी प्रकार मकान से लगी हुई जमीन में मकान का अहाता, कंपाउंड, खेल का मैदान, बगीचा, स्विमिंग पूल आदि भी शामिल है। तो ऊपर छत होना भी जरूरी नहीं है कि दीवार खड़ी है और वहाँ भी अगर रेंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो वो उस पर भी टैक्सेबल है। सेकंड पॉइंट देखो, वार्षिक मूल्य। मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है।
वार्षिक मूल्य की गणना भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है, जिन्हें इसी अध्याय में आगे समझाया गया है। तो जो वार्षिक मूल्यांकन है वो कैसे करना है वो आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ में करेंगे। करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए और जो भी टैक्स पे कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत केवल ऐसी मकान संपत्ति की आय को ही शामिल किया जाता है जिसका करदाता स्वामी हो। कभी कभी करदाता किसी मकान संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति से किराए पर प्राप्त करता है तथा दूसरे व्यक्ति को उसे किराए पर उठा देता है। इस प्रकार किराए पर ली गई संपत्ति को किराए पर चढ़ा उठाने से होने वाली आय मकान संपत्ति की आय नहीं कहलाती वरन अन्य साधनों की आय होती है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर इस तरह की किराए पर ली हुई प्रॉपर्टी को फिर किराए पर दे दिया तो वो जो इनकम हो रही है किराए वाली उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मानेंगे, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानेंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। यदि करदाता कोई मकान पट्टे लीज पर अथवा किराए पर लेता है तो वह मकान का स्वामी नहीं माना जाएगा और ऐसे मकान को किराए पर उठाने के से प्राप्त आय पर अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर लगेगा। परंतु मकान के स्वामी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस जमीन का भी स्वामी हो जिस पर मकान बनाया गया है। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर जिस पर मकान बन रहा है वो प्लॉट उस मकान मालिक का नहीं है तो वो मकान से होने वाली इनकम वो इस हेड के अंदर ही आएगी। तो मकान संपत्ति का माना गया स्वामी। डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, किन किन केसेस में डीम्ड माना गया स्वामी मतलब जो एक्चुअल में ओनर नहीं है लेकिन ओनर कहलाएगा, ठीक है, उसको एज अ ओनर कंसीडर करेंगे। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में यद्यपि करदाता मकान संपत्ति का वैधानिक स्वामी नहीं होता है परंतु आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसको मकान संपत्ति का स्वामी मान लिया जाता है तथा ऐसे मकान संपत्ति की आय को करदाता की आय में शामिल कर लिया जाता है। तो पहला है जीवन साथी को हस्तांतरित मकान संपत्ति कि आपके पति पत्नी में किसी को प्रॉपर्टी मिली हुई है, यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने अपनी कोई मकान संपत्ति अपने जीवन साथी पत्नी अथवा पति को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है तो एक प्रॉपर कंसिडरेशन अमाउंट सेलिंग अमाउंट के बिना ही उसको ट्रांसफ़र कर दी है अपने बेटर हाफ, ठीक है। तो ऐसी मकान संपत्ति का स्वामी हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा। तो जिसको ट्रांसफ़र किया है उसको हम उसका ओनर मानेंगे, डीम्ड ओनर मानेंगे तथा ऐसी मकान संपत्ति की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जिसको ट्रांसफ़र कर दिया उसकी इनकम में उस प्रॉपर्टी मकान की इनकम को इंक्लूड करेंगे। परंतु यदि मकान संपत्ति का हस्तांतरण अलग अलग रहने के समझौते के अंतर्गत किया जाता है तो हस्तांतरणकर्ता को उस मकान संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है कि अगर वो प्रॉपर्टी डाइवोर्स की वजह से ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, तो हस्तांतरणकर्ता को उस मकान संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाएगा। तो जो एक्चुअल ओनर है वही ओनर कहलाएगा उसमें। फिर सेकंड देखो इसमें क्या है, देखो इसको एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ आपको। फर्स्ट वाला पॉइंट जीवन साथी, देखो ये जहाँ साथ रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ और वो एक कोई फिक्स कंसिडरेशन अमाउंट पे सेलिंग अमाउंट पे बेचा नहीं है तो वहाँ तो वो उस जिसको ट्रांसफ़र कर दिया, नहीं थोड़ा सा सॉरी, देखो इसको सही कंसेप्ट करते हैं।
यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई मकान संपत्ति अपने जीवन साथी पति पत्नी को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है तो ऐसी मकान संपत्ति का स्वामी हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा। मतलब उसका एक्चुअल जो ओनर है वो तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो ही होगा। क्यों कह रहा है मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन वो नहीं होगा, वो ओनर तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो ही रहेगा। तथा ऐसी मकान संपत्ति की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल किया जाएगा। जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो ही रहेगा उसमें। पहले मैंने आपको उल्टा रिवर्स बताया कि जिसको ट्रांसफ़र कर दिया वो होगा, वो नहीं होगा। वो उसी केस में होगा जहाँ डाइवर्स हो जाता है, ठीक है। जहाँ डाइवर्स हो जाएगा, जैसे पति ने अपनी पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी लेकिन वो साथ रह रहे हैं तो पति के नाम पे ही प्रॉपर्टी रहनी है, ठीक है। और अगर डाइवोर्स हो जाता है तो पति ने डाइवोर्स की वजह से अपनी पत्नी को उसका मकान दे दिया, तो वो जो मकान दिया उसकी अब ओनर कौन कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। पति उसका ओनर नहीं कहलाएगा, ठीक। अब क्लियर है। अब सेकंड है अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान संपत्ति की जो 18 साल से का नहीं हुआ है जो बच्चा, उसके पास अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, यदि किसी विशिष्ट ने अपनी कोई मकान संपत्ति अपने किसी अवयस्क बच्चे विवाहित पुत्री को छोड़कर बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है तो उस मकान संपत्ति का स्वामी हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा। तथा ऐसे ही मकान संपत्ति की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल किया जाएगा। तो अगर माइनर बच्चा है जो 18 साल का नहीं हुआ है और अगर पेरेंट्स ने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी है तो पेरेंट्स ही उसके ओनर रहेंगे, बच्चे को उसका ओनर नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक जो रिजनेबल अमाउंट कंसिडरेशन अमाउंट होना चाहिए था वो कम है। तो बच्चे को ट्रांसफ़र की हुई प्रॉपर्टी उस बच्चे की नहीं, पेरेंट्स की ही मानी जाती है, उसकी इनकम भी पेरेंट्स की मानी जाएगी। तो अविभाजित संपदा इम्पार्शियल स्टेट, तो अविभाजित संपदा हिंदू अविभाजित परिवार की ऐसी संपत्ति होती है जिसका सदस्यों में विभाजन नहीं किया जा सकता है और सामान्यतः ऐसी संपत्ति परिवार के वरिष्ठतम सदस्यकर्ता के पास रहती है। ऐसी संपत्ति के धारक होल्डर को इस संपत्ति का स्वामी माना जाता है और ऐसी संपत्ति की आय उस व्यक्ति की आय में विशिष्ट की आय में शामिल की जाती है, न कि हिंदू अविभाजित परिवार की आय में। तो जो संपत्ति का धारक होल्डर है, करता है उस घर मकान का, उसकी वो इनकम मानी जाएगी, ठीक है। फिर चौथा है सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को आवंटित मकान। तो यदि किसी सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ के सदस्यों को समिति, कंपनी अथवा संघ की भवन निर्माण योजना के अंतर्गत मकान आवंटित किया जाता है अथवा पट्टे पर दिया जाता है तो उस सदस्य को ऐसे भवन का स्वामी माना जाएगा तथा उस मकान की आय उस सदस्य की आय में ही शामिल की जाएगी। तो कोई भी समिति है, कंपनी है, सरकारी समिति है, कंपनी है या व्यक्ति है और वो किसी अपने मेंबर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हाउस, ठीक है, आवंटित कर रहे हैं, तो वहाँ जिसको आवंटित कर दिया वो व्यक्ति ओनर बनेगा। फिर पांचवा देखो, क्रय किया गया मकान जिसका पंजीकरण नहीं हुआ हो। तो जहाँ परचेस हो गया है मकान का लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई मकान क्रय किया है और उस मकान का कब्जा भी अनुबंध के आंशिक क्रियान्वयन के तहत प्राप्त कर लिया है परंतु अभी तक उस मकान का भवन का पंजीकरण करने उसके नाम से में नहीं हुआ है, तो संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 53A के अंतर्गत ऐसे भवन का स्वामी क्रेता व्यक्ति को ही माना जाएगा और ऐसे भवन की आय उस क्रेता व्यक्ति की आय में ही शामिल की जाएगी। तो जहाँ परचेस हो गया और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या आंशिक प्रोसेस हुआ है तो वहाँ भी
जो व्यक्ति है जिसने खरीदा है, पेमेंट कर दिया है, वो ही व्यक्ति उसका ओनर कहलाएगा। तो इसमें होता है कि पट्टा खुद के नाम पे नहीं कराया, रजिस्ट्री नहीं करवाई, ठीक है, पुराना पट्टा ले लिया और एक एग्रीमेंट करा लिया, ठीक है, कि पुराने जो ओनर है उसने लिख दिया, साइन कर दिया, उसमें पूरा एक एग्रीमेंट बन गया, नोटरी हो जाती है उसमें कि स्टाम्प पेपर पे कि ठीक है, ये इससे इस व्यक्ति को ये बेचा गया, इतनी कीमत पे बेचा गया और अमाउंट ले लिया गया इस तरह का, ठीक। अब देखो सिक्स्थ पॉइंट में, इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी।